हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। और आज आपका 22 अप्रैल है। आज अर्थ डे है। और हमारी जो डेली करंट अफेयर मैगजीन है आपके एग्जामिनेशन पर्पस को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। यूपीएससी और अदर जो स्टेट सर्विसेज हैं, साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनमें आपका जो करंट अफेयर्स आता है, अगर आप डेली मैगजीन्स को पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप हमसे चैनल पे जुड़िए। यूट्यूब पे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी हमसे जुड़िए, जैसे हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, हमारा फेसबुक है। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको डेली पोस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, मैगजीन्स दी जाती हैं। और ये है कि आपको इन मैगजीन्स को डेली पढ़ना होगा, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको पढ़ना होता है। बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, बहुत सी सारी चीजें हैं जो आपके लिए वर्थ है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम उन्हीं चीजों को आपको कराते हैं कि इनको करने के बाद आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में करेक्ट हो। तो ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने एक एक मिनट, क्या हुआ है? इन्होंने जो है वो एनुअल रिपोर्ट ऑन इंडियन इपिग्राफी फॉर द ईयर 24-25 ये रिलीज किया। और जो एनुअल रिपोर्ट होती है इपिग्राफी पे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन होता है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। ठीक है, एएसआई को हमें पता है कि प्रीमियर बॉडी है जो कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च और जो भी कंजर्वेशन का काम है उसको देखती है। और इपिग्राफी जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें जो एंशंट इंस्क्रिप्शंस है उनकी स्टडी की जाती है, उनका इंटरप्रिटेशन होता है कि कैसे क्या क्या सिचुएशन थी, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन की क्या थी, पास में थी, क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, उनके बारे में पूरा जो है वो पता चलता है। तो इसी के बारे में ये जो बुक है, इसमें पूरा एनुअल रिपोर्ट जो है वो इन्होंने जारी की है। और इसमें जो एएसआई के ब्रांचेस ऑफिसेस जो है वो मैसूरू में है, नागपुर में है। जैसे ये है तो इस तरह से पूछा जा सकता है। या इपिग्राफी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है। फिर इसी तरह त्रिपुरा में गाड़िया पूजा होती है। गाड़िया जो कि पूरे त्रिपुरा में सेलिब्रेट करते हैं, जो भी यहाँ की ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज हैं सबके द्वारा। और ये यहाँ पे एक इनके भगवान है, मतलब उपासना करते हैं गारिया। और ये जो है वो एग्रीकल्चर और प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड माने जाते हैं कि ये इनसे जो है ये वेल बीइंग होता है। मतलब ये इसी तरह से समझो जैसे कि अप्रैल में हम लोग बैसाख का महीना मनाते हैं। जो ट्रेडिशनल अगर देखा जाए तो सब जगह जो है वो जो न्यू अनाज होता है, उपज होती है, उसको सेलिब्रेशन होते हैं। तो इसी तरह त्रिपुरा में जो है ये गाड़िया पूजा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहाँ का एक प्राइमरी फेस्टिवल है। ठीक है, और गरिया बाबा को ये जो है वो डेडिकेटेड रहता है। तो यहाँ पे हो रहा है। फिर आदि शंकराचार्य का कल बर्थ एनिवर्सरी था। तो इस पे जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबने जो है वो इनको श्रद्धांजलि दी। और इन्होंने काफी काम किया हिंदुज्म के रिवाइवल के लिए, सनातन धर्म को पूरा रिवाइटलाइज किया। आदि शंकराचार्य जो है वो 8th सेंचुरी में हुए थे, ग्रेट फिलोसफर माने जाते हैं। और अद्वैत वेदांत की जो फिलॉसफी थी इन्होंने दी है। और पूरा इन्होंने जो है वो 4 मठ स्थापित किए। ठीक है, श्रृंगेरी में, द्वारका में, पुरी में और बद्रीनाथ में। और इन सारे मठों का काफी इन्फ्लुएंशियल जो है वो एक है, मतलब रिलीजियस काफी इन्फ्लुएंशियल है ये। और जो भी हिंदुइज्म है इसमें काफी इम्पोर्टेंट जो है वो ये माना जाता है। ठीक है, तो जैसे आदि शंकराचार्य के मठ कहाँ है पे हैं, इससे भी रिलेटेड कई बार चीजें जो है वो पूछी जा चुकी हैं। और इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है यही वैसाख के महीने में जो है वो मनाया जाता है। अद्वैत वेदांत की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो जो आत्मन है, आत्मन पे पूरा वो किया जाता है। और कैसे आत्मा का ब्रह्म से जो है वो एक जो उद्देश्य है वो यही है कि ब्रह्म से मिलना, उस पे पूरा जो है ये फिलॉसफी जो है वो आधारित है।
ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर कल्चर से रिलेटेड ये सारी चीजें थी। फिर इसके अलावा अभी जो आपका जो वेजेस वर्कर्स के वेजेस को लेके जो पूरा आंदोलन हुआ नोएडा गाजियाबाद इन सब जगहों पे, और क्या स्थिति है, अर्बनाइजेशन किस तरह का है, इनफॉर्मल वर्कफोर्स कितना है इंडिया में, तो उसी से रिलेटेड एक पूरा डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल था। तो बताया गया कि इनफॉर्मल जो वर्कफोर्स है वो 90% इंडिया का जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स जो है वो बनाता है। और अर्बन एरियाज में जो लेबर सर्वे होता है पीरियोडिक, इसमें बताया गया है कि रेगुलर वेज और सैलरीज जो एम्प्लॉयमेंट है काफी कम है। ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल रोड में जो है वो काम कर रहा है। और जो सिटीज हैं ये मतलब इन्होंने जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। साथ ही साथ ये जो सेंटर्स हैं जैसे कि अगर हम देखें मुंबई है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है, यहाँ पे क्या है कि जो लेबर फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। विलेजेस रूरल एरिया से लोग जाते हैं वहां पे, जो प्राइमरी कंसर्न होता है कि एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। बट अब यहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ गई है। जो लिविंग एक सिचुएशन है उसको अब जो है वो प्रॉपर तरीके से कैरी आउट कर पाना काफी मुश्किल मुश्किल जो है वो हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, या सर्वाइवल को ले अभी भी जो वेजेस हैं वो इतने कम है। जैसे इसमें हो रहा है कि 13,000 और 18,000 के लगभग जो रखा गया था, तो उसको लेके विरोध भी था कि वेजेस काफी कम है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो उसको लेके पूरा विरोध हुआ है कि मतलब कि इतने कम पैसे में कोई कैसे सरवाइव जैसे किया जा सकता है। तो उसी पे है कि जो फोकस था पहले सर्वाइवल पे था कि नौकरी मिले, अब जो है वो है कि बेहतर तरीके से कैसे रहा जा सके, इस पे पूरा है कि कैसे गुड क्वालिटी ऑफ वाटर मिले, हाइजीनिक सिचुएशन मिले, रहने के लिए हाइजीनिक कंडीशन मिले। ठीक है। और तो इसको देखते हुए और जो इनसिक्योरिटी है और जो सिटीज में हाई कॉस्ट है लिविंग का, उसको देखते हुए जो वेजेस वगैरह हैं उनको बेहतर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और अर्बन एरियाज की बात करें तो 40% जो पुअर है वो स्लम्स में रहते हैं। और 30 to 50% इनका जो मंथली इनकम है ये आपका स्पेंड होता है, स्लम्स वगैरह में खर्चा होता है। बेसिक सुविधाएं इनको नहीं होती हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। किसी तरह का लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वाटर हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। और जैसे कई जगहों पे फ्री वो प्रोवाइड करने की बात करती है, ऐसे दिल्ली में भी, लेकिन जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। और इन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे अगर हमें विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो जो मेजर हमारा वर्कफोर्स है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको बेहतर करना होगा, वर्ल्ड लेवल का बनाना होगा। जो हमारे लेबर लॉज हैं उनको बेहतर करना होगा। ठीक है, ताकि जो कॉमन अर्बन लोग हैं, जो ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर किया जा सके। और तभी जो है ओवरऑल जो भी समस्याएं हैं उनको हम टैकल जो है वो कर सकेंगे। तो मतलब इसी से रिलेटेड था ये कि इनफॉर्मल वर्कफोर्स काफी ज्यादा है। फिर एक डिजीज के बारे में था, हेल्थ की बात करें हम, पेपर 2 में आ जाएगा ये। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, इसके बारे में बताया गया है कि कैसे ये कॉज होता है। इनहेरिटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथीज ये जेनेटिक डिजीज है, और इनकी वजह से 2500 इंडिविजुअल्स में एक कम से कम है जो वो अफेक्टेड होता है। और जो इसके मेजर सिम्टम्स हैं इसमें जैसे है कि हाई फूड आर्कस, टोज जो है वो कर्ल्ड हो जाते हैं, जो काव्स हैं ये एकदम पतले हो जाते हैं, फिंगर्स क्लॉड हो जाती हैं, सेंसेशन का लॉस हो जाता है, इंजरीज को नोटिस नहीं कर पाता है जो इंडिविजुअल होता है, वो उसका स्पाइन जो है वो कर्व्ड हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं। तो ये सारे इस बीमारी के लक्षण है जिसका नाम है इनहेरिटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। और ये कैसे होता है, इसमें जो है वो 100 जीन्स हैं उनमें म्यूटेशंस होता है, उसकी वजह से ये होता है। और 7 जो है इसमें से जो 37 जीन का जो है वो कोडिंग किया गया है इसमें, ये अमाइनो एसिड टी आर एन ए सिंथेटेज, इसके बारे में पूरा स्टडी किया गया है।
और पाया गया कि ये जो एआरएस जीन है इसी में म्यूटेशन होने की वजह से ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ये होती है। तो इन्होंने जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने पूरा इस पे स्टडी किया और कहा कि ये जो डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस होते हैं इनका एक डोमिनेंट नेगेटिव प्रॉपर्टी होती है जहां पे जो फॉल्टी प्रोटीन होता है वो एक्टिवली जो है वो इंटरफेयर करता है हेल्दी वर्जन्स के साथ और उसकी वजह से जो वो जीन है वो फंक्शन करना बंद कर देता है उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसमें इन्होंने स्टडी किया तो कहा कि जैसे हमारी बॉडी है जो भी जीन है उसकी 2 कॉपीज हैं और अगर म्यूटेशन होता है तो ऐसे इंडिविजुअल जिसमें डोमिनेंट निगेटिव एआरएस म्यूटेशन है, ठीक है, जो तो इनमें जो म्यूटेंट प्रोटीन है ये ना सिर्फ नॉन फंक्शनल हो जाएगी बट ये ब्लॉक करेगी नॉर्मल जो प्रोटीन होता है उसको और वो हेल्दी जीन को कॉपी नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो होती हैं। तो ये जो भी जीन्स हैं इससे एसोसिएटेड इन्होंने इसको जो है वो आइडेंटिफाई पूरा किया है और तो अब जैसे कि पूरा इस पे स्टडी किया तो अब पूरा आइडेंटिफिकेशन होने के बाद माना जा रहा है कि इससे जो है वो एक नया पाथवे बनेगा ताकि जो थेरेपी है उसको बेहतर तरीके इसमें किया जा सके। और ये जो इन्होंने पूरा जो रिसर्च किया है इसमें कहा गया है कि इन्होंने जो है वो कैसे एमआरएनए को टारगेट किया जाए ब्लॉक किया जाए ताकि ये जो डोमिनेंट निगेटिव जीन्स है इसका इफेक्ट खत्म किया जा सके उस पे ये वर्क कर रहे हैं और जिससे कि ये जो डिजीज है इसको क्योर कर सकें। और ये जो रिसर्च है ये यूएस की मिशिगन मेडिकल स्कूल है यहाँ पे इन्होंने पूरा इस पे स्टडी किया है। तो अब आने वाले टाइम में मे बी इस पे जो है ये इसके से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं वो डेवलप हों। तो बीमारी का नाम तो याद ही रखना कि क्या है किससे रिलेटेड है। इसको जो है वो इनहेरिटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथीज को चारकॉट मैरी टूथ डिजीज इसमें जो है वो मोस्ट कॉमन जो है ये होता है ये इस नाम से भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बस याद रखना कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो पेरिफेरल नर्व्स हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं 100 से ज्यादा जीन्स इफेक्टेड होते हैं। इसकी वजह से प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है प्रॉब्लम्स होती हैं तरह तरह की। फिर बुल्गारिया में रूमेन रादेव और इनकी जो पार्टी है प्रोग्रेसिव बुल्गारिया इन्होंने जीत हासिल की है। बुल्गारिया में अभी इलेक्शन हुए हैं इनको जो है वो लोगों ने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इनको जो है वो बधाइयां दी हैं और अब इनकी जो है वो गवर्नमेंट बनेगी यहाँ पे। और बुल्गारिया की बात करें तो ये एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। ये यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आता है, नेटो का भी मेंबर है और काफी समय से यहाँ पे जो है वो इनएस्टेबिलिटी रहा है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो है वो काफी यहाँ पे हुए हैं। तो अभी अब ये जो पार्टी है यहाँ पे मतलब ये विनर हुए हैं रिसेंट इलेक्शंस में। फिर अभी एक आर्टिकल था जैसे कि मैंने बताया था कि अभी कुछ दिन पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। लास्ट ईयर इनके घर से जले हुए नोट बरामद हुए थे और इनके खिलाफ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन था चल रहा था जिसको कि 100 MPs ने साइन करके स्पीकर के पास भेजा था। तो इंक्वायरी चल रही थी, प्रोसीजर चल रहा था, अभी इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो इसी से रिलेटेड है कि रेजिग्नेशन के बाद किस तरह से जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है, क्या चीजें हो सकती हैं, इसी से रिलेटेड पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें बताया गया है। तो ये एक हम्म। अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिसका पिछले 14 सालों से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है। और इन्होंने कहा कि जस्टिस पी डी दिनाकरन, ठीक है, इन्होंने जुलाई 2011 में अपना रिजिग्नेशन दिया था और इनके अगेंस्ट भी इंक्वायरी कमेटी बैठी थी और इसको वाउंड अप कर दिया था। जबकि इनके रेजिग्नेशन के बाद भी काफी सारी इसकी सिटिंग्स वगैरह हुई थी। ठीक है, मतलब ये केसेस की बताएं। इसी तरह से जस्टिस सौमित्र सेन का केस हुआ था और इसमें जो इंक्वायरी कमेटी थी उन्होंने जो एडवर्स फाइंडिंग्स हुई थी उनको रिटर्न कर दिया था। फिर राज्यसभा में वो गया था और कि इनको रिमूव किया जाए बट इन्होंने पहले ही जो है जब लोकसभा में वोटिंग होने जाए थी उसके पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया था। तो ये 2 केसेस में ऐसा रहा है। अब अगर हम देखें तो जस्टिस वर्मा ने भी रेजिग्नेशन दिया है। जब इनकी जो कमेटी थी
जो इंक्वायरी कमेटी इनके अगेंस्ट बैठी थी मोशन आने के बाद से, वो ऑलमोस्ट अपने कंक्लूजन पे आ गई थी। तो ठीक है, तो अब ये इस पे क्या निर्णय लेना है, ये स्पीकर पे जो है वो डिपेंड करेगा। ये डिसाइड करेंगे कि क्या चीजें जो है वो हो सकती हैं। और अगर हम इसमें ये जो पहले का जो हम्म। केस हुआ है, जिसमें कि जस्टिस पीडी दिनाकरन के अगेंस्ट जो है वो चार्जेस लगे थे, उस केस में आ, वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी, और इन्होंने 2011 में ये डिसीजन लिया था कि जो भी कमेटी जो चार्जेस करती उसको मतलब वाउंड अप कर दिया था कि हो गया, मतलब जांच हो गई, बस ये हुआ था, कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया गया था। ठीक है, अदर जो पाथ था, ये था उस टाइम पे कि एक जूरिस्ट है जी मोहन गोपाल, ये उसके जो है वो कमेटी के मेंबर थे। इन्होंने अपने जो कलीग्स थे उनको एक लेटर लिखा कि आरटीआई एक्ट के तहत कि क्या क्या जो है वो इसमें इस केस में हो सकता है, मतलब ये कहीं ना कहीं स्पीकर और जो चेयरमैन होता है उन्हीं को डिसाइड करना होता है कि क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। अभी तक कोई किसी तरह की कोई सजा किसी भी जज को नहीं हुई है किसी भी केस में। चार्जेस उनके अगेंस्ट लगे हैं, चार्जेस जब लगे हैं, मोशन उनके अगेंस्ट आया है, कमिटीज भी बनी है, कमिटियों ने अपनी जांच भी की है, जांच के बाद रिजल्ट कुछ आया नहीं है, और उसके पहले ही जो है वो इन लोग ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो अगर हम यही कह सकते हैं कि एक्शन नहीं हुआ है किसी के अगेंस्ट भी। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना आरटीआई एक्ट के तहत इन्होंने कहा एक्शन था नहीं इसमें, हुआ लेकिन बस जैसे ही रेजिग्नेशन दिया तो जॉब चली गई इनकी। मतलब रेजिग्नेशन तो पहले ही दे दिया उन्होंने ना। मतलब तो वो, सर्विसेज नहीं करा ना उसके बाद। हाँ, लेकिन चार्जेस थे, अब हाँ। वो चार्जेस थे, नहीं, जैसे पीछे 2011 में भी उन्होंने। चार्जेस उनके अगेंस्ट थे, जो कमिटी की रिपोर्ट, कमिटी को ही खत्म कर दिया, उसकी रिपोर्ट को माना ही नहीं है ना, मतलब उसके रिपोर्ट्स को पब्लिश ही नहीं हुआ, तो मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ है ना। तो इसी तरीके से, तो अब इस केस में फर्दर हाँ, क्या ले दे के करना, वही अगर जब रेजिग्नेशन दे देते हैं तो सब खत्म। सब खत्म हो जाता है। हाँ, तो बेसिकली ले दे के यही चीजें हैं। तो हम्म। जुडिशियल जो एक अकाउंटेबिलिटी है उसकी बात फिर हो जाती है। अब आर्टिकल 124 का 5 सेक्शन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है पार्लियामेंट को टू एनैक्ट अ लॉ रेगुलेटिंग टू एक्सरसाइजेस। ठीक है, इस कि मतलब पार्लियामेंट एक लॉ बनाए जिसमें कि दो जो एक्सरसाइजेज है उनको जो है वो रेगुलेट करे। एक है कि एन इन्वेस्टिगेशन इनटू वेदर एलिगेशंस अगेंस्ट अ जज आर प्रूव्ड, कि मतलब जो एलिगेशन के चार्जेस लगे हैं वो प्रूव हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस सीकिंग हिज रिमूवल। ये दोनों जो है प्रक्रियाएं जो है वो अलग अलग चलनी चाहिए, कि उनको रिमूव किया जाना चाहिए कि नहीं। जो पहला, द फर्स्ट प्रोड्यूसेस फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट्स एंड गिल्ट, कि भैया क्या फैक्ट है, जो पाया गया है, क्या चीजें निकल के आई हैं। और जो सेकंड है, वो एक तरह का पॉलिटिकल डिसीजन हो जाता है कि रिमूव करना है कि नहीं। अब रिमूव करने के पहले ही कोई इस्तीफा दे दे तो उसमें फिर क्या ही हो जाती हैं। और अगर हम जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की बात करें तो ये कहता है कि इनका सेक्शन 3 और 4 है, ये गवर्न करता है इन्वेस्टिगेटिव वर्क को, कि दैट डिपेंड्स ऑन नो डिसीजन ऑफ द हाउस। इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें हाउस को डिसीजन जो है वो नहीं लेगा। और जो ये इन्होंने आरटीआई लाया था, इसमें कहा था कि इंक्वायरी इज अ पब्लिक गुड ओन टू द सिटीजन एंड टू अ जज हु मेंटेन्स इन, मतलब कि इंक्वायरी बेहतर के लिए ये, अगर जज इनोसेंस है तो वो उसका प्रूव हो जाएगा, और अगर गिल्टी है तो वो पब्लिक गुड के लिए अच्छा रहेगा कि भाई जो करप्शन है या इस तरह की चीजें हैं उनका एक वो रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब अभी तो फिलहाल इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब फर्दर क्या एक्शन लेना है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। अब ओम बिरला है, स्पीकर हैं, वो उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, और अगर हम ये हामिद अंसारी वाला केस देखें 2011 का, तो कि अगर रेजिग्नेशन दे दिया तो इंक्वायरी वगैरह सब एक्सटिंग्विश हो गई, जितनी भी उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स थी वो चली गई, बीच में ही सारी चीजें जो है वो अब्रप्टली खत्म कर दी गई। ठीक है, तो मतलब ले दे के है कि ये बड़ी ही एब्सर्ड सिचुएशन है, कोई पब्लिक रीजनिंग नहीं है कि इनके अगेंस्ट चार्जेस लगे थे, इंक्वायरी हुई, कमेटी हुई, उस पे क्या एक्शन लिया, वाइंड अप कर दो आप तुरंत ही, कमेटी को खत्म कर दो।
है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो जब इन्होंने ऐसे वाइंड अप किया था 2011 में, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जो रीजन दिया था कि हमने खत्म कर दिया कमेटी की जो बात, कोई मतलब नहीं है अब उसका। उन्होंने कहा कि जो प्रोसीडिंग्स रही हैं अदर कंट्रीज में, उसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि दो अमेरिकन केसेस की बात इन्होंने कही थी कि उसको देखते हुए उन्होंने ये जो है वो एक्शन जो है वो लिया। अब ये जो केस है इसमें देखना होगा कि अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो करती है। ठीक है, तो कि अब आगे प्रक्रिया को चलाती है, अगर इंक्वायरी में इन चीजें निकल के आती हैं तब उस केस में क्या चीजें होंगी। तो ये एक बड़ा ही अलग तरह का सिचुएशन है। ठीक है, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की फिर बात आ जाती है यहाँ पे कि जैसे जजेस को जो है वो रिमूव नहीं किया जा सकता है, पूरा प्रोसेस है। अब प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन पता चला प्रोसेस के बीच में ही ये सारी चीजें हो गई, तब फर्दर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ये है। अब अगर ये गवर्नमेंट चाहे या स्पीकर चाहे तो एक नया प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं कि भविष्य में इस तरह के केसेस हों तो क्या करेंगे, या इसी पर्टिकुलर केस में डिस्पाइट ऑफ रेजिग्नेशन ये क्या एक्शन ले सकते हैं। जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के आने के बाद से फिर केस उन विच फर्दर चल सकता है, कैसे चलेगा। रिमूव तो अब उनको किया नहीं जाना है क्योंकि रेजिग्नेशन उनका हो चुका है। तो अगर गिल्टी फाउंड किए जाते हैं कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तो क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये मतलब देखना होगा। तो यही सारी चीजें। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये ट्रॉल है ये आपका। इसकी असेंबली होगी फॉर T-70 और T-90 टैंक्स, और इसके लिए 975 करोड़ रुपए का कॉस्ट आएगा। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये। और ये पूरा जो है वो असेंबली करेंगे। ट्रॉल है ट्रैक विद द माइन ब्लॉक, और ये आर्मी को बेसिकली मॉडर्नाइजेशन के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, और इससे कहा जा रहा है कि जो माइन फील्ड्स हैं उनकी जो क्षमताएं हैं बेहतर होंगी, एंटी टैंक माइंस जो है वो ये बनेंगी। और ये जो ट्रॉल असेंबली है ये टैंक्स में लग अटैच किया जाता है, क्लियरिंग डिवाइस होता है कि जैसे माइन वाइन बिछी हो तो सेफली ये जो है वो मूव कर सके। और T-72 और T-90, T-72 एक सोवियत एरा का एक मेन बैटल टैंक है, इसको इंडियन आर्मी यूज करती है। साथ ही साथ जो T-90 है वो भी एक रशियन मेन बैटल टैंक है, और ये भी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। बाकी ये दोनों कंपनीज बनाएंगी, और जो हमारा भारत का जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है उसके तहत इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इनको जो है वो और बेहतर किया जा रहा है। फिर इंडियन नेवी ये नेवल सिविलियन फंक्शन ये होस्ट करेंगे, और इसमें जो है ये NCMIS वर्जन 2.0 सक्षम इसको लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ इनके स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं नवकल्प, इसको लॉन्च करेंगे। और इनकी बायएनुअल मैगजीन आती है उड़ांतिक, ये लॉन्च करेंगे। ठीक है, और ये मतलब यही है कि जो सिविलियन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कैसे और एफिशिएंट करना, कैसे बेहतर करना, इस पे ये पूरा काम जो है ये करते हैं। फिर मणिपुर में अभी काफी सारे फिर से वहां पे जो सिचुएशन है थोड़ी सी खराब हुई है, काफी सारे क्लैशेस हो रहे हैं। कुकी और मैतेई ग्रुप तो था ही, कुकी और जो नगा विलेजर्स हैं उनके में भी जो है वो काफी सारे क्लैशेस हो गए हैं। दो अभी जो बच्चों हैं उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से यहाँ पे पूरा शटडाउन चल रहा है 19 से। ठीक है, और पहले 5 दिन का इसके पहले भी जो है सिचुएशन काफी टेंस थी। और जो गवर्नमेंट है इन्होंने कहा है कि बातचीत चल रही है, जो वहाँ पे अभी इथनिक जो कम्युनिटीज हैं उनके भी जो चीजें हैं, उनको बेहतर करने का काम कर रही है। अभी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुकीजू ग्रुप नागाज जो है ये सब जो है वो मणिपुर में है, और इथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ के, और यहाँ पे अभी सिचुएशन काफी टेंस बनी हुई है, तो ये याद रखना। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इन इंसेंटिव स्कीम, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए इसने काफी बेहतर तरीके से काम किया है। और जो इंडिया का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है
काफी प्रोग्रेस हुई है इसमें। एमएसएमईज का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स का जो है वो ग्रोथ हुआ है काफी। और पीएलआई स्कीम की बात करें, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव की, तो ये लॉन्च हुआ था 2020 में। इसका जो उद्देश्य है ये यही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको बेहतर करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कंपनीज को। और इन्होंने बताया कि अ, ये जो स्कीम है 2021 से 27 तक के लिए, इसके लिए 10,900 करोड़ का जो है पूरा एक आउटले रखा गया है। और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो काफी बेहतर तरीके से काम कर रही है। और जो प्रोसेस्ड फूड आउटपुट है, इसके थ्रू जो है वो 33,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो जनरेट किया गया है पैसा। और ये फूड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो एक काफी क्रिटिकल जो है वो पिलर है। एग्रीकल्चर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ठीक है, कि कैसे जो है वो वेस्टेज से रोका जाए, प्रोसेसिंग किया जाए, शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ सके, तो इन सब पे ये पूरा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और अगर हम इसमें बात करें तो जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो बढ़ा है, जो प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, वो भी बढ़ा है। कंपेयर करें पिछले 10 सालों में, तो 2014 में 13.7% था, उससे बढ़ के 20.4% हुआ है। और इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का। काफी एक इसका बेहतर पोजीशन है फूड प्रोसेसिंग में। और तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब इनसे जो है वो इस सेक्टर जो है वो काफी ग्रोथ हो रही है। और आगे भी हमारा एम है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको इससे जोड़ा जाए, प्रोसेसिंग वगैरह किया जाए, ताकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है और बेहतर हो। फिर जॉन टर्नस है, ये नेक्स्ट सीईओ बनेंगे एप्पल के। और जो टिम कुक है, ये 1 सितंबर से जो है वो अपना ये जो है वो हट जाएंगे। अभी तक ये सीईओ थे एप्पल के। और टिम कुक अब जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे एप्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। एप्पल एक इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि फोन्स वगैरह बनाती हैं, ठीक है, इनके सारे टैबलेट्स, फोन्स और लैपटॉप्स होते हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में है, ठीक है। ये आईफोन, आईपैड, इन सब चीजों के लिए जो है ये जाने जाते हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इनकी एक रिपोर्ट आई है। और इसका टाइटल है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2026। इसमें इंडिया का इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस जो है वो बताया गया है कि 26 में जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है कि 6.4% के लगभग ग्रोथ रहेगा। और 27 में बढ़ के ये 6.6% जो है वो हो सकता है। और इसमें बताया गया है कि 2025 में जो है 7.4% रहा। कंजम्पशन काफी बढ़ा है, रूरल इकोनॉमी काफी बढ़ी है, ठीक है। और इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट में जो है वो कट किया गया है, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया गया है, इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो बेहतर हुई है। और मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो थोड़ा बढ़ेगी इस साल के कंपैरिजन में। अभी जो है वो काफी सारी चीजें हैं, जैसे वॉर चल रही है, पिछले साल से टैरिफ का इशू चल रहा था, तो ये मतलब इन सब का इफेक्ट जो है वो पड़ा है। और आगे मतलब एशिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में वो बेहतर रहने की उम्मीद है। फिर मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया पोस्ट इसने काफी एक रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया है जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 रहा। इसमें 15,296 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, काफी एक लैंडमार्क अचीवमेंट है इनका। और इन्होंने कहा है कि हमारा जो पार्सल है इसमें काफी ग्रोथ हुआ है, 69% के लगभग। मेल सर्विसेज बढ़ी हैं जो कि बढ़ के 34% हुई हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में भी काफी इंक्रीज हुआ है, 70% तक का। स्पीड पोस्ट स्पीड पोस्ट पार्सल 48 स्पीड पोस्ट, ये जो है वो प्रीमियम सर्विसेज हैं जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है।
और इससे जो है वो चीजें और बेहतर हुई हैं। इंडिया पोस्ट की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1854 में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। और इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो पोस्ट ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया। फिर सी फूड एक्सपोर्ट का इंफॉर्मेशन आया है और उन्होंने बताया है कि मंत्रालय ने कि जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 8.28 बिलियन यूएस डॉलर का जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है। और ये जो डेटा है इसको मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपीडा इनके द्वारा जो है वो रिलीज किया गया। फ्रोजन श्रिम्प, ये जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो एक ग्रोथ ड्राइवर रहा है, जिसने कि 5.5 बिलियन जो है वो इन्हीं का जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, जो टू थर्ड अर्निंग है वो इन्हीं के एक्सपोर्ट से आई है। और जो श्रिम्प का जो शिपमेंट्स है ये बाय वॉल्यूम बढ़ा है 4.6%। वैल्यू टर्म्स में कहा जाए तो 6.35% की बढ़ोतरी हुई है। यूएस अभी भी हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। यूएस में हम जो शिम्स है उनको जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हमने 3.2 बिलियन जो है वो किया है। और अभी चूंकि टैरिफ वगैरह लगाया गया था तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम है इसमें 19.8% की जो है वो गिरावट हुई है बाद में। और जो ग्रोथ इसमें हुई है कहा जा रहा है कि यूएस के अलावा जो ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हैं वो बढ़े हैं, जैसे चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इन सब कंट्रीज में भी हम इसका जो एक्सपोर्ट है वो कर रहे हैं। और ईयू के साथ भी जैसे अभी हमारी डील है हुई है। साथ ही साथ जापान के साथ भी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। वेस्ट एशिया में मार्जिनल जो है वो डिक्लाइन अभी जो है वो देखा गया है। फिर प्रोडक्ट साइड की बात करें तो फ्रोजन फिश, स्क्विड्स हैं, कटल फिश हैं, इन सब में काफी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। और पोर्ट्स की बात करें तो जो टॉप 5 पोर्ट्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट होता है इसमें जो है वो विजाग है, जेएनपीटी है, कोच्चि है, कोलकाता है और चेन्नई है। इन सारे पोर्ट से जो है वो टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 64% इन्हीं से जो है वो एक्सपोर्ट होता है। और ये इंडिया का जो सी फूड एक्सपोर्ट है ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इंडिया की बात करें तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और एक्सपोर्टर हैं फिश और फिश रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के। और हमारा मत्स्य योजना है जिसके तहत ब्लू रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है कि हमें इस सेक्टर को भी काफी ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ावा देना है, इसमें ग्रोथ और करनी है। फिर जो हाईवेज है इन पे एक्सीडेंट्स वगैरह को रोकने के लिए जो है वो एक नया ट्रक माउंटेड एटीन्यूएटर्स ये जो है वो लगाए जा रहे हैं। और इनको जो है वो ट्रक्स पे लगाया जाता है और इससे जो हाईवे वर्कर्स हैं जो यूजर्स हैं उनकी जो है वो सेफ्टी जो है वो बढ़ती है। और ट्रक अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये काफी क्रूशल है। इससे जो है वो जो हाईवेज वगैरह हैं इनको प्रोटेक्ट जो है वो किया जाता है। और ट्रक माउंटेड एटून्यूएटर्स की अगर हम बात करें तो ये स्पेशली डिजाइन इम्पैक्ट और एब्जॉर्बिंग सॉफ्ट सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। और माना जाता है कि जब जैसे कि कोलिजन वगैरह होता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो पूरा फोर्स होता है उसको, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको डिसिपेट करती हैं ताकि जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो कम से कम पड़े। तो बस ये जाने रहो कि ट्रक माउंटेड एटीन्यूएटर्स जो है वो किस लिए लगाए गए हैं, ट्रक्स में लगाए जा रहे हैं, हाईवेज पे इनको ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि जो हाईवे सिक्योरिटी है वो बेहतर हो सके, क्योंकि हमें पता है कि एक्सीडेंट्स भी जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा होते हैं। और हमारे जो हाईवेज हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इसकी भी नीड है कि ज्यादा से ज्यादा जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाए ताकि इंटरनेशनल लेवल का जो एक सेफ्टी है वो प्रोवाइड कराया जा सके और जो नेशनल हाईवेज नेटवर्क है उसको और बेहतर किया जा सके। इंडिया का जो अभी जो एनर्जी क्राइसिस हुआ है वेस्ट एशिया में जो वॉर हुई है उसकी वजह से जो चीजें हैं उसी पे पूरा है कि कैसे जो है वो एलपीजी का जो शॉर्टेज हुआ है, जो एलएनजी प्राइसेस हैं वो काफी वोलेटाइल हैं।
जो हमारा इम्पोर्ट है वो काफी बढ़ा है। डिसरप्शन है जो टोटल फ्यूल सप्लाई है इसमें। तो और हमारा जो एक टारगेट है, हम एक हाई इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, एक हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। तो कैसे जो है वो हम स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं, डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं और डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस पे काम कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल पूरा था। और इसमें बताया गया है कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत और गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज या गोबर धन, अ, ये जो है वो एक बायो एनर्जी इकोसिस्टम है और ये एक एश्योरेंस देते हैं कि जो है वो बेहतर जो है वो एक सप्लाई जो है वो होगी। तो इन पे जो है वो काम किया जा सकता है। जो करंट क्राइसिस है इससे हम लेसन ले सकते हैं और एक पूरा जो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है, उस पे काम हमें और करना होगा। क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी को कम करना होगा। जो घरेलू उत्पाद है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा, जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको, ताकि अ, ऐसी सिचुएशन में बेहतर तरीके से हम काम कर सकें। और सतत जो स्कीम है इसके बारे में बताया गया कि ये लॉन्च हुआ था 2018 में। इसके थ्रू जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाए जाने थे, मतलब 5,000 के लगभग। और टारगेट किया गया है कि इससे जो है वो 15 MMT का जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो होगा। साथ ही साथ हमारा गोवर्धन स्कीम है। इसमें जो वेस्ट है उससे जो है वो कैसे एनर्जी जनरेट किया जाए उस पे काम हो रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम है। इससे भी ब्लेंडिंग किया जा रहा है ताकि जो इम्पोर्ट है उसको कुछ कम किया जा सके। ग्रेन बेस्ड इथेनॉल का इसमें वो किया जा रहा है यूज। ठीक है, तो कैसे जो है वो जो हमारा एनर्जी बास्केट है उसको हम और डाइवर्सिफाई करें, ताकि फर्दर अगर ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे अभी अगर हम देखें तो हो सकता है फिर से वॉर हो, क्योंकि यूएस की जो डिमांड्स है उनको ईरान ने अभी मानने से इनकार कर दिया है। और ट्रम्प ने धमकी दी है कि जो भी सीज फायर लगा था वो खत्म हो जाएगा। अभी बातचीत यूएस की तरफ से लोग शायद पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। ईरान का भी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि ईरान का कहना है कि यूएस की जो डिमांड्स है काफी अनरीजनेबल है और उनको हम नहीं पूरा एक्सेप्ट करते हैं। अभी देखना होगा कि क्या चीजें हैं फिलहाल। लेकिन सिचुएशन अभी बहुत पॉजिटिव नहीं है, अभी निगेटिव ही चल रही है ज्यादातर चीजें। अर्थ डे 2026 आज है। 22 अप्रैल को हर साल अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो 26 का ग्लोबल थीम है वो है आवर पावर आवर प्लेनेट। और इसमें एक फोकस रहेगा, एम्फेसाइज किया जाएगा कि सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। अर्थ डे की बात करें तो सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया था 1970 को। और अभी इसको ग्लोबली अर्थ डे .org के द्वारा का पूरा कोऑर्डिनेशन का काम इसमें कराया जाता है। और 190 कंट्रीज जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, काफी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि कैसे हमारे एक्शन ऐसे होने चाहिए ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर किया जा सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो क्लाइमेट चेंज है उस पे काम किया जा सके। फिर नॉर्थ कोरिया और रशिया, इन्होंने एक सेरेमनी हुआ है और इनका क्रॉस बॉर्डर रोड ब्रिज बना है ओवर द तुमेंग रिवर। और ये जून में कहा जा रहा है कि ये ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तुमेन रिवर की बस जाने रहो, जैसे इस तरह की जो सेरेमनी होती है तो ये इनका लोकेशन कहाँ है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तुमेन रिवर ये एक रिवर है जो कि पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड चाइना। और ये काफी, मतलब इसका हिस्ट्री रहा है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं बना है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स है इस पे। तो जो नॉर्थ कोरिया और रशिया का हमें पता है कि इनके जो रिलेशन है काफी फ्रेंडली हैं। तो ये पूरा ब्रिज वगैरह इन्होंने बनाया है ताकि कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके और जो रिलेशन है वो उनके बीच और बेहतर बने।
और इसी के थ्रू माना जा रहा है जो रशिया है वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया जो पूरा वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ इनका। तो ये है। फिर अभी अनसर्टेनिटी है, जैसे यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स चल रही हैं लेकिन टेंशन काफी बढ़ी हुई है ना। और अ, इन्होंने कहा है ईरान ने कि हम जो है वो ऐसे निगोशिएशन जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो कि थ्रेट बेस्ड हो। और इन्होंने कहा है कि हम जो है वो अगर फिर से जैसे अभी सीज फायर था तो स्टार्ट करता है अगर अटैक तो उसका जो है वो हम जवाब देंगे। वॉर की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हैं और काफी सारे लोग अभी तक जो है वो मारे जा चुके हैं। लेबनान और इसराइल के साथ भी जो है वो अभी सीज फायर लागू हुआ था 2 दिन पहले। तो इसराइल ने भी कहा है कि अगर कुछ लेबनान कोई ऐसा एक्शन लेता है तो फर्दर जो है वो वॉर फिर से स्टार्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं चीजें अभी चल रही हैं, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। फिर जापान, इन्होंने अ, मतलब जापान जो है अभी तक इसने बैन कर रखा था, लीथल वेपन का ये एक्सपोर्ट नहीं करते थे। अब फिर इन्होंने नई आर्म एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके ये आए हैं। और माना जा रहा है कि अभी जो चाइना और नॉर्थ कोरिया का जो एग्रेशन ये शो कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पूरी सिचुएशन है उसको देखते हुए जो न्यू गवर्नमेंट है यहाँ पे जापान में, अभी नई प्राइम मिनिस्टर बनी है सनई काइची। तो इन्होंने जो आर्म्स वगैरह के एक्सपोर्ट में जो हर्डल्स है उसको खत्म करने का बात कही है। कहा है कि हम फिर से जो है वो जो हमारे पूरा सिस्टम है उसको और बेहतर करेंगे। जापान बहुत सालों से जो है वो आर्म एक्सपोर्ट की रेस में नहीं था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इन्होंने पूरा अपने आप को एक खत्म कर लिया था, ये सारी चीजों से अपने आप को दूर कर लिया था। लेकिन जो रीजनल टेंशन लगातार बढ़ रही है, जो क्राइसिस है ग्लोबल, उसको देखते हुए इन्होंने अपना जो इनका पॉलिसी था इसको पूरा चेंज अब ये कर रहे हैं। फिर कल जो है वो वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया और यूएन के द्वारा इसको मनाया जाता है। और इसका जो एम होता है वही होता है अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है, और कि क्या रोल क्रिएटिविटी का क्या रोल है। और इसका जो थीम है इस बार का है हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, बस इतना याद रखना। और वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, इसको यूएन ने 2017 में स्टैब्लिश किया था। और 21 अप्रैल को और 22 अप्रैल को जो है ये मतलब मनाते हैं। कनेक्शन इसको देखते हैं ये कि कैसे जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट ये अब होगा। और जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है, पूरा जो इजराइल अटैक हुआ है और यूएस का ईरान पे, जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, तो उसको कैसे जो है वो अफ्रीका के थ्रू जो है वो ला सकते हैं, इस पे पूरा बातचीत होगी। और माना जा रहा है कि अभी अ, ये जो समिट होगी इसमें देखा जाएगा कि कैसे कैसे नए जो है वो हम जो चीजें हैं उस पे काम जो है वो कर सकते हैं। और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की अगर हम बात करें तो ये इनॉग्रेशन इसका हुआ था 2008 में। और उसके बाद से इसकी 3 समिट हो चुकी थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड समिट हुई। थर्ड समिट जो लास्ट टाइम हेल्ड हुई थी वो 2015 में हुई थी, उसके बाद से इंडिया अफ्रीका समिट नहीं हुई। तो अब ये जो है वो 2026 में जो है ये होगी। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वो अफ्रीका के 16 न्यू मिशंस बने हैं 2018 से। और जो इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसको बढ़ाया गया है अफ्रीकन कंटिनेंट में, पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा है क्योंकि अफ्रीका भी डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए, स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो कैसे इनके साथ रिलेशन को बेहतर करना है उस पर पूरा काम हो रहा है। ठीक है। अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है इन्होंने कहा है कि हम जो है वो ज्यादा कड़े जो है वो नॉर्म्स रखेंगे एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए। और इसमें कहा गया है कि
क्लियर और कंटिन्यूअस जो है वो लेबल्स होना जो है वो ज़रूरी रहेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिंथेटिकली जो है वो जनरेटेड है। जो भी विज़ुअल आएगा, उस पे पूरे टाइम पे ये चलेगा। और नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें कहा गया है कि अ, ये कहा गया है कि आईटी रूल इंश्योर्स प्रोमिनेंट विजिबिलिटी इन द विजुअल डिस्प्ले और वुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय इंश्योर्स कंटिन्यूअस एंड क्लियरली विजिबल डिस्प्ले ऑफ सच लेबल। कि जैसे कोई कंटेंट है जो कि एआई के थ्रू बनाया गया है, तो मतलब ये जो इंडिविजुअल है जो देख रहा है उसको पता चले कि हाँ ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। और तो ये है, तो मतलब जो नॉर्म्स उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है। और इसके पहले अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट है इसने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके रूल्स काफ़ी टाइट कर दिए हैं। और जो भी कंटेंट है अनलॉफुल कंटेंट उसको 3 घंटे के भीतर इसको हटाना होता है। जितने भी एआई कंटेंट हैं, जितने भी सिंथेटिक कंटेंट हैं, उसमें क्लियर पूरी एक लेबलिंग जो है वो होती है कि हाँ ये एआई के थ्रू जो है वो जनरेट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और चैनल पे आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।